सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। कल का सेशन हमारा नहीं हो पाया था और ऐसा कभी बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कल के टॉपिक्स और आज के टॉपिक्स दोनों ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, फर्स्ट इज द प्राइमरी डेफिसिट, सेकंड अबाउट द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, देन CRISPR CS9, देन सिकल सेल एनीमिया, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज, राइस प्राइस, इकोवॉस एंड देन मेंस क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज इकोनॉमी, दिस इज IR, दिस इज साइंस, देन इकोनॉमी एंड IR टॉपिक। सैटरडे को मैं आपको निबंध का टॉपिक प्रोवाइड करता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप देख लो। ये टॉप आज है, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। ये आपको 1000 शब्द इसमें लिखना है। हर सैटरडे मैं आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ मेंस के जो क्वेश्चंस, मतलब ऐसे से रिलेटेड, निबंध से रिलेटेड, इन सब का कंपाइलेशन अगर आप चाहते हो, या मेंस के क्वेश्चन का जो मैं आपको डेली बेसिस में देता हूँ, तो उसका कंपाइलेशन भी अपलोड कर दिया जाता है, दैट इज सौरभ पांडे UPSC.com के अंदर। और हिंदू का भी कंपाइलेशन, जनवरी मंथ का जो सारे एडिटोरियल्स और इन सब का कंपाइलेशन का एक PDF भी मैंने आपको डाल दिया है सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप लोग अपना देख लें। ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर देना। आज और कल में सारे रिप्लाईज मैं आपको कर दूंगा। आज जो है कोर्स, हमारे कोर्स की पहली क्लास है। अभी भी आप सोच रहे हो कि ठीक है करना है, तो 30% ऑफ शायद आज भी है, देख लेना एक बार। सौरभ पांडे UPSC.com पे जाना है और आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। देखो, सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ज्वाइन करना है, बाकियों को नहीं करना है। तो 25, और उसके लिए फिर अभी धीरे धीरे चीज़ें प्लान करूँगा, मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं पॉलिटी के लेक्चर से स्टार्ट करूँगा, जिसमें पहले तो मैं बता देता हूँ पॉलिटी के बारे में कि आई हैव ऑल्सो डन MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई हैव ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 इन जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जामिनेशन, JRF क्वालिफाइड ट्वाइस नेट। सो अच्छा खासा आप कह सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है, तो वो मैं आप लोग से शेयर करूँगा। और ये जो क्लासेस हैं फ्री होंगी यूट्यूब के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये तो आप लोग फिर क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होंगी तो 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग देख लेना। उसके अलावा CSAT की क्लासेस भी चल रही हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चल रही हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी ऐप के अंदर लाइव है, तो सब आप देख सकते हैं। अभी आपको हाँ, ये इसका 17th टेस्ट भी आपका शेड्यूल्ड है रात को 9 बजे संडे को। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ये एक टॉपिक है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट, व्हाट बेसिकली इज अ प्राइमरी डेफिसिट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है। सो लेट्स सी व्हाट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। देखो, वी हैव लाइक स्टडीड अबाउट दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज, when you talk about this concept called as that is physical deficit। फिजिकल डेफिसिट के बारे में तो हमने बहुत सारी बार और बहुत बार पढ़ा है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द फिजिकल डेफिसिट, तो इट हैज़ मेनली 2 कंपोनेंट्स, हम ये बात करते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फिजिकल डेफिसिट में एक चीज़ तो ये होगी कि आपकी इनकम क्या, मतलब वी टॉक अबाउट दैट रेवेन्यू, व्हाट इज़ द रेवेन्यू, एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट बेसिकली इज द एक्सपेंडिचर। तो दोनों के बीच का जो अंतर है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, दैट इज द फिजिकल डेफिसिट। अब ये भी आपको याद रखना, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द रेवेन्यू, इसमें जो बोरोइंग पार्ट है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब आपने कहीं से उधारी लिया और उसको बोलो मेरी इनकम है, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। तो बोरोइंग इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। सो दिस थिंग यू शुड नो। तो फिर जब भी हम ये कहते हैं, जैसे मान लो 100 रुपये आपकी कमाई और 150 रुपये आपका खर्चा है, तो ये कमाई हो गई 100 रुपये, खर्चा हो गया 150 रुपये, तो फिजिकल डेफिसिट हो गया 50 का। तो 50 रुपीज़ कहाँ से आए? 50 रुपीज़ अगर आपने कमाई से ज़्यादा खर्चा किया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 50 रुपये कहीं से लिए हैं। तो मतलब अगर जनरली देखा जाए कि फिजिकल डेफिसिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें बोरोइंग को ऐड तो नहीं करते हैं, बट इसका अपोजिट आप सोचोगे कि फिजिकल डेफिसिट अगर आप देखो उसकी वैल्यू क्या है, तो दैट इज इक्वलेंट टू द बोरोइंग। जैसे फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे कितना, कमाई 100 रुपये है, खर्चा 150 रुपये, फिजिकल डेफिसिट 50 हो गया। और इसकी जो मतलब 50 जो है दैट इज अ फिजिकल डेफिसिट, एंड 50 क्या है, दैट इज ऑल्सो बोरोइंग। सो जितना हम बोरो करके और अपने जो एक्सपेंडिचर नीड को पूरा करने के लिए जो करते हैं, दैट इज इक्वलेंट टू द फिजिकल डेफिसिट। सो इसकी कॉन्ट्ररी में अगर ये कंसेप्ट को समझो, प्राइमरी डेफिसिट। अब सपोज करो कि 2014 में कोई गवर्नमेंट है, फिर 2019 में गवर्नमेंट है, फिर 2024 में कोई गवर्नमेंट है, या 30 में गवर्नमेंट है, ये है। तो सरकार में जो भी फिजिकल डेफिसिट एक गवर्नमेंट के पास है, तो अगले गवर्नमेंट को भी द सेम थिंग विल बी ट्रांसफर्ड। सेम थिंग विल बी ट्रांसफर्ड। एक सरकार से दूसरे सरकार को चीज़ें ट्रांसफर होंगी। सो अगर देखा जाए तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली इट्स अ डिफरेंट बिटवीन द करंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट। करंट ईयर कितना आपका फिजिकल डेफिसिट है, मतलब 2000 सपोज करो 23 के अंदर हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल इनकम प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर।
So like for example, let's take the example of 2014. So 2014 में 2014-15 में आपका कितना फिजिकल डेफिसिट है, तो आपका मान लो 1000 रुपीज़, एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट है। और 2013 में आपका कितना फिजिकल डेफिसिट था, सो फॉर एग्जांपल वो था सेम अमाउंट लाइक 900 रुपीज़ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट यू आर डूइंग इज फिजिकल डेफिसिट से यू आर सब्ट्रैक्टिंग 900 रुपीज़ में 10% आपका मान लो इंटरेस्ट रेट देना था, तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1000 में से 90 रुपीज़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग। सो दिस वैल्यू दैट विल कम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, जो इंटरेस्ट पे आप कर रहे हो पुराने बोरविंग में जो इंटरेस्ट है उसको आप पे कर रहे हो इस साल के कंटेक्स्ट में। जैसे 2013 में यू हैव बोरोड सर्टेन मनी और उसका इंटरेस्ट आपको पे करना है। सो व्हेन यूर इन 2014 जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसको माइनस कर रहे हो फिजिकल डेफिसिट से, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। इससे क्या है कि जो लाइबिलिटी पार्ट है कि अच्छा मान लो पहले साल में कैसे था, इंटरेस्ट रेट कितना आपको पे करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें मिल पाती है। सो द प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, अमाउंट जो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है करंट ईयर एक्सपेंसेस को, क्योंकि पूरा जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो पुराना, तो वो तो आपको पे कर रहे हैं, इस साल आपको कितना पे करना पड़ सकता है, कितना आपको बोरो करना पड़ सकता है, वो भी एक तरीके से हाईलाइटेड रहता है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट इट्स टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर हम माइनस कर दें, दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। मतलब यू आर डूइंग, यू आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग जो भी आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना बोरविंग को, उसको माइनस करना फिजिकल डेफिसिट से, एंड दैट इज इक्वलेंट टू द प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट टोटल रेवेन्यू अर्न एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये फॉर्मुलेशन यू शुड नो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। लेट्स सी द नेक्स्ट आईआर का देखते हैं। यूएस चाइना टसल वॉरशिप इन इंडिया ओशियन डोमिनेट्स इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आएंगे तो इस पे, बट हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो एड्रेस किए हैं 7th जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये तो एक प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया, ऑल्दो यूपीएससी में तो ऐसा नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे एंड गेट्स अंडरवे, इसकी थीम इस बार क्या है, टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू करूँगा, मैप पे एक बना है उसमें आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस क्या है, ये एक कंसल्टेटिव फोरम है जो भी इंडियन ओशन रीजन में देश है उनके साथ, और ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा आपके ऑर्गेनाइज किया जाता हर साल इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर। अब ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट यू शुड नो कि कहाँ पे ये 7वीं जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई है। तो 7वीं का मतलब है 2024 हो गया, इससे आप थोड़ा 7 माइनस कर लो तो एस्टैब्लिशमेंट का पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई। थीम क्या है, दैट इज द टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट वी हैव टू नो कि ये ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा एनुअली किया जाता है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और साथ में जो इंडिया फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस होल रीजन वी कंसिडर इट लाइक वी काउंटेड एज एन इंडियन ओशन रीजन। इधर तो चलो पैसिफिक ओशन हो गया, मतलब यहाँ तक आपका इंडियन ओशन रीजन है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्ट, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ट्रेड रूट अगर देखा तो सारा ट्रेड रूट यहाँ से ले लो, सारा ट्रेड रूट आप यहाँ से ले लो, तो ये सारे ट्रेड रूट ये इस इंडियन ओशन रीजन से होते हुए जा रहे हैं। चाइना अपना प्रेजेंस यहाँ लगातार बढ़ाने की प्रयास भी कर रहा है, उसको काउंटर भी करना है। इस कंटेक्स्ट में वेल यू सी कि मैरीटाइम पावर अगर हमें बनना है, अपना मैरीटाइम डोमिनेंस मेंटेन करके रखना है, एंड हमें जो है चाइना को भी वी हैव टू काउंटर इट हियर, वो भी हमें करना है। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन, जो देश उनके साथ कोलैबोरेट करके हमें रखना पड़े। तो इसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो भी देश इसके अंदर हैं, जो इंडियन ओशन के अलॉन्ग जो देश और उनके साथ बातचीत और सब कुछ आपकी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखो इंडिया का प्रेजेंस काफ़ी सारे लेवल पे है, जैसे सितवे पोर्ट में है, थाईलैंड में जॉइंट पेट्रोलिंग हम करते हैं, मलेशिया में जॉइंट पेट्रोलिंग, एयरफोर्स ट्रेनिंग भी, जॉइंट पेट्रोल और एयरफोर्स है, सिंगापुर में आपका जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट पेट्रोल है, इंडोनेशिया में जॉइंट पेट्रोल और फाइटर जेट्स की भी रिपेयरिंग होती है,
ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूएस, जापान, फ्रांस, इंडिया एंड इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार में आइलैंड मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं। कोकोस आइलैंड में हम प्रेजेंट है। दियागो गार्सिया में इंडियन नेवी को परमिशन है यूएस के बेस को यूज़ करने का। रियूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस का है, उसके में भी वी कैन सी की परमिशन इंडियन नेवी को बेस का यूज़ किया जा सकता है। मेडागास्कर में देखा जाए तो नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी है इंडियन नेवी के लिए, यूज़ द पोर्ट। मॉरिशस की बात करें तो नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी है पेट्रोल बोट्स और ट्रेनिंग के लिए। सेचलिस की बात करें तो इंडिया का बेस है ऑन एजम्पशन आइलैंड, प्रोविजन ऑफ पेट्रोल बोट ट्रेनिंग। ओमान की बात करें, परमिशन ऑफ इंडियन नेवी यूज़ ऑफ पोर्ट दुकम ओमान का है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूएई में कोऑपरेशन विद इंडियन ऑयल रिजर्व है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है। सो देखो ये इन्फॉर्मेशन इफ़ यू हैव, ऑल्दो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्फ्रेंस, मतलब इट्स जस्ट अ ओवरव्यू कि इंडिया कितना ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओवरव्यू ओवरऑल इंडिया का इंडिया क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है टू इंडियन ओशन रीजन, और उसके लिए हमने क्यों कदम और कैसे कदम मैरिटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में उठाए। तो ये फैक्ट्स आपको आइडिया होना चाहिए। मैपिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है सिंगल इंडिविजुअल प्रश्न, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल सितवे पोर्ट कहाँ है या दुकम पोर्ट कहाँ है, दिगो गार्सिया कहाँ है, ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन ओवरऑल व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इंडियाज प्रेजेंस इन मैरीटाइम रीजन, तो उसमें फिर ये बातें बढ़िया तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें, सो इसमें इफ विल फाइंड कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया का है वो भी आपका इन्वॉल्व रहेगा, फिर राज रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर वो भी इन्वॉल्व रहेगा, ये सब आपका रहेगा। एंड दे आर फोकसिंग इसकी जो है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन के बारे में है। 2016 में सिंगापुर में इस कॉन्फ्रेंस का इंसेप्शन हुआ, प्रीलिम्स का फैक्ट है, और कैसे जो देश अलग अलग देश हैं वो साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जैसे कि जो एक मैरीटाइम या समुद्र वाला जो एक पार्टनरशिप है, खासतौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, वो आपका इम्प्रूव और इंक्रीज किया जाए। बिकॉज इन आर फिलोसफी व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन फिलोसफी, सो वी टॉक अबाउट द सागर अप्रोच। सागर अप्रोच इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, security and growth for all approach in Indian Ocean region. It simply highlights और इट सिंपली सेज कि वी जस्ट फोकस की जो भी इंडियन ओशन रीजन जो रिसोर्स के रूप में है वो आपका सारे देशों के लिए जो कि इंडियन ओशन रीजन का हिस्सा है वो उनके बेनिफिट के लिए हो। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्स पे हमारा ही कब्जा हो, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। वी ऑल्सो कंसिडर कि हम पानी को ये नहीं मानते हैं कि वो इट्स अ पॉइंट विच डिवाइड्स द कंट्रीज, रादर इट्स अ पॉइंट विच कनेक्ट्स द कंट्री, इट एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन मैनी कंट्रीज, सो जो कनेक्ट करके रखता है सारे देशों के लिए। तो हमारी ये थिंकिंग है, तो सागर अप्रोच को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज़ कही गई है। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है एक कलेक्टिव कमिटमेंट कैसे हो सकता है इस रीजन की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव और इंक्रीज करने के लिए। तो फैक्ट्स थोड़े से याद रखना, इस पर काफ़ी एडिटोरियल्स और आएंगे तो वो देख ले, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में जब आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विद क्रिस्पर पॉइज्ड टू रिवोल्यूशनाइज थेरेपी, अ पॉज टू कंसिडर एथिक्स। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे आपके प्रश्न बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत अच्छा प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। और क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज ये हमेशा से न्यूज़ में रही हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। बार बार मैंने डिस्कशन वैसे किया है आप लोग के लिए से, लेकिन फिर भी आ रहा है तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ कंटेक्स्ट में आ रहा है तो और इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिस्पर CS9 टॉपिक का नाम आप डाल सकते हैं, एंड सिकल सेल एनीमिया, तो दोनों ये टॉपिक हैं। तो ये क्या है कि अभी देखो ये यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना, कैस जैवी और लिफजेनिया, ये 2 सेल बेस्ड जीन थेरेपीज़ हैं जो कि अप्रूव किया गया था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए, एंड बीटा थैलेसीमिया, जिसमें ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर CS9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये दोनों थेरेपीज़ बनाई गई। अगर आप सिकल सेल एनीमिया या थैलासीमिया जैसी चीज़ों को देखेंगे तो इनमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं। सिकल सेल एनीमिया और ये सब हमने चर्चा बहुत कर रखी है, इसमें कॉज फैक्टर्स क्या है, लेकिन आप देखोगे जेनेटिक फैक्टर, देखो बीमारी कई प्रकार की होती है। अगर मान लो वायरस बैक्टीरिया से किसी कोई बीमार होता है तो दवा खा के ठीक हो जाता है, लेकिन जेनेटिक लेवल में अगर कॉज है तो उसको फिर आपको जेनेटिक लेवल पे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो इमेजिन करो एक दीवार है, अब वो दीवार जो है मतलब सब कुछ ठीक है बट 2 पत्थर थोड़े टेढ़े लग गए, तो अब 2 पत्थर टेढ़े लग गए तो उसका उपचार सिर्फ यही है कि वो 2 पत्थर निकाल के आपको दूसरा पत्थर डाल के और फिर उसको एकदम सही करना पड़ेगा। तो यही तरीका, तभी वो दीवार ठीक हो पाएगी, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से मान लो जेनेटिक लेवल पे, क्योंकि ये जीन ही हमारे पूरे शरीर की संरक्षण या फिर हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
ट्रेड्स हो गया, किसी भी लेवल पे देखा जाए, तो वो तभी ठीक होगा जब हम उन जीन्स को आप कह सकते हो कि उन जीन्स पर वो जो जीन्स हैं उन पर हम कुछ चेंजेस करें, या आप कह सकते हैं कि उस पर कुछ हम बदलाव करें। अब थोड़ा सा एक आप कंटेक्स्ट समझने का प्रयास करें कि जैसे मान लो ये एक दीवार है और इसमें आपके ईंट लगी हुई है, बहुत सारी ईंट लगी हुई है ना। तो ये इस टाइप से ईंट है। अब इसमें मान लो ये एक कुछ ईंट, ये वाला ईंट है और ये वाला ईंट है, तो ये दोनों आपका जो पत्थर है ये वर्किंग नहीं है, मतलब कुछ दिक्कत है इनमें, इनको हटाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर आपको हटाना है तो पहले क्या कि हथौड़ी लिया, हथौड़ी लेके उस हथौड़ा जो है उससे कैसे धीरे धीरे किया भाई पूरी दीवार ना टूटे। फिर वो और जो मसाला वसाला होता है वो लगाया, निकाला, लगाया, फिर एक पत्थर लिया, फिर लगाया, इस सारी सिस्टम में है। हमारे शरीर की संरचना की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट आवर बॉडी, सो हमारे शरीर में भी क्या है कि आपके पास ये डीएनए है, हर चीज़ को समझ। तो ये मान लो ये हमारा डीएनए है, दिस इज़ द डीएनए। अब इस डीएनए में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, एटीजीसी, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, ये आपकी इनकी बॉन्डिंग है अलग तरीके से, ठीक है। तो जैसे ए और टी जी सी इनकी बॉन्डिंग बनी हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। ये डीएनए की बात करें, और जीन क्या है, डीएनए का ही सेगमेंट है। जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। अब आपको पता है कि कोई बीमारी इस जीन की वजह से है, सो उस जीन को आपको हटाना है। हटाना है तो हटाने का मतलब क्या हो गया कि आपको उसको एडिट करना है, मतलब जो भी है तो आपको उसको एडिट करना है। तो जब हम क्या करते हैं कि एक जीन, अब समझना, एक जीन जो हमारे जीनोम का हिस्सा है, बात को समझना पूरा, एक जीन जो हमारे जीनोम का हिस्सा है, जीनोम का मतलब सारी जीन को अगर आप, इफ़ यू हैव कंबाइंड ऑल द जीन्स दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ जीनोम। जैसे हमारे शरीर में सारी जीन मिला लो तो वो हमारा जीनोम बना देगा। एक जीन जो कि जीनोम का हिस्सा है, जब आप उसको जीनोम, जब आप एडिटिंग करते हो तो इसको हम जीन एडिटिंग या फिर जीनोम एडिटिंग बोलते हैं, ये शब्द हम बोलते हैं। अब इस जीनोम एडिटिंग के लिए आपको टूल चाहिए, जैसे इस दीवार के लिए आपको हथौड़ी चाहिए, आपको और भी 50 चीज़ें चाहिए, ऐसे ही जीन को एडिटिंग करने के लिए जीनोम में, उसके लिए आपको कुछ टूल चाहिए, और उस टूल का नाम है क्रिस्पर, CAS9। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और ये टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया से ली गई है, ठीक है। बैक्टीरिया जो तरीके से फंक्शन करता है उसी से ये टेक्नोलॉजी आपकी ली गई है। सो पहले तो फुल फॉर्म याद करो, क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है। क्रिस्पर CAS9 क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट प्लेंड्रोपिक रिपीट्स, जो कि बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि वो बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, एंड इट हैज़ बिकम द पार्ट, लाइक वी कैन से, क्योंकि ये बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और जो वो इम्यून सिस्टम के लेवल पे जो भी उनके द्वारा कदम उठाए जाते हैं बैक्टीरियल लेवल पे, जो भी बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ें होती हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अटैक फ्रॉम वायरस एंड ऑल, तो उसी फेनोमेना को यूज़ किया गया है, एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो जो बैक्टीरिया सिस्टम इन द बैक्टीरिया वो क्या है, ये एक वेयर हाउस है फॉर पास्ट इन्फेक्शन बाय स्टोरिंग अ पार्ट ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड इनकॉर्पोरेटिंग इन इट्स ओन, सो द नेक्स्ट इट अटैक्स द बैक्टीरिया इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द वायरस एंड डिस्ट्रॉइंग इट। तो ये एक फेनोमेना, जैसे मान लो बैक्टीरिया पे एक वायरस अटैक करता है, एक शब्द आपने यूज़ किया होगा बैक्टीरियोफाज, तो वायरस ने बैक्टीरिया पे अटैक किया। अब बैक्टीरिया जो है ना वो रिकॉग्नाइज करेगा कि यार ये जो है ना ये मेरे शरीर के अंदर आया था और बहुत खलबली मचाई थी, और मेरे तो इसने जो है हालत ख़राब कर दी, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता, कुछ जेनेटिक मटेरियल उसका रिकॉग्नाइज करता कि अगली बार आएगा ना तो मैं तैयार रहूँगा। तो वो क्या है, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे ही दोबारा और वायरस अटैक करे उसको रिकॉग्नाइज करके यार जो है रिकॉग्नाइज कर ले, बोले अब आया है ये, और बैक्टीरिया पूरा तैयार बैठा हुआ है। अब उस जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करके और फटाफट उस मतलब उसके वायरस के उसको मैनिपुलेट करके उसका खात्मा कर देगा, जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेट करके उसका जो है खात्मा कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे यू हैव अ जीनोमिक डीएनए, ये अगर आप देखोगे यू हैव अ जीनोमिक डीएनए। अब डीएनए की बात करो, फिर यहाँ पे देखो ये आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने कट किया, फिर कुछ ऐड ऑन किया CS9 का यूज़ करके, प्रोटीन जिसका इस्तेमाल आप करके ऐड करके, और फिर जैसे मान लो इसको फिर आपने जो भी इंट्रोड्यूस करना है या जो भी है वो आप कर सकते हो। तो ये एक एंगल आपको याद रखना। सो द बैक्टीरिया इन शॉर्ट क्या है, इट इज़ इम्यूनाइज्ड व्हेन इट एम्प्लॉयज द क्रिस्पर सिस्टम। तो ये जो क्रिस्पर सिस्टम है ये बैक्टीरिया से ही लिया गया है, जहाँ पे कुछ सर्टेन पार्ट वायरस का
ये रिमूव करता है और पूरे तरीके से वायर के फंक्शनिंग को ख़त्म कर देता। तो क्रिस्पर CS9 सिस्टम इफेक्टिव है, इजीली हम यूज़ भी कर सकते हैं। ऑल दो मतलब इट्स अ टूल जिस पे कट डिलीट और DNA को ऐड करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन में हम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे लेवल पे इंसानों की बात करें तो बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। बहुत लेवल पे देखा जाए तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं या फूड क्रॉप्स हैं या किसी भी लेवल पे अगर बात किया जाए तो उनमें कुछ बदलाव आप कर सकते हो। सिकल सेल एनीमिया की बात करें, जैसे इसको भी ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जेनेटिक लेवल पे इसका कॉज है, तो उस जीन को रिमूव किया जा सकता है जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जो शेप है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाता है, जो सिकल सेल के रूप में बदल जाता है। तो वो सब चीज़ें की जा सकती हैं, मतलब जो कॉज है उस कॉज को ही ख़त्म किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी। अब लेकिन कहा गया कि ये जो थेरेपीज़ हैं ये बहुत कॉस्टली। अब खुद सोचो, कैसजेविक का कॉस्ट $2.2 मिलियन पर पेशेंट है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। सो इंडिजिनस ट्रीटमेंट पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे देखो, ये बीमारी ज़्यादातर जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, तो उनको काफ़ी अधिक अफेक्ट की है। ट्राइबल जो हमारी पॉपुलेशन है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी अफेक्ट इस बीमारी से। अब वो कहाँ से पेमेंट करोगे, मतलब जो 2.2 मिलियन इतना डॉलर का ट्रीटमेंट है, तो इसको तो नहीं कर सकते। तो वी हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो कि हाउ वी कैन इंक्रीज द अफोर्डेबिलिटी पार्ट, हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तभी है, अगर जैसे हमने गोल भी रखा है कि सिकल सेल एनीमिया का जो एलिमिनेशन है वो 1 जुलाई 2000, मतलब वी हैव लाइक इंडिया हैज सेड कि ये इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। अगर बात किया जाए, एक ईयर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर किस साल तक, हमने शायद पिछले साल के बजट में हमने अनाउंस किया था 2030 या 2040, एक बार कमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो किस साल में हम ख़त्म करने का हमने किया है, तो एक बार देख लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट करना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जब ये हम, या थेरेपी तभी यूज़ हो पाएंगे जब हम उसकी अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब एक टर्म है दैट इज जर्मलाइन एडिटिंग एंड क्रिस्पर, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जनरली देखो क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके की एडिटिंग होती है। एक बोलता है सोमैटिक जीन एडिटिंग, एक होता है जर्मलाइन जीन एडिटिंग। तो जैसे क्या है कि जो सोमैटिक थेरेपीज़ हैं ये टारगेट करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, ब्लड सेल्स हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स में आपने चेंजेस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हमारे ब्लड सेल्स हैं उन पे आपने जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करने की प्रयास किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो उसे हम सोमैटिक जेनेटिक जीन एडिटिंग बोलेंगे। बट जब आप जर्म लाइन की बात करते हो तो यहाँ पे क्या है कि जर्म लाइन मॉडिफिकेशन आर मेड अर्ली इन द डेवलपमेंट दैट एनी चेंज इज कॉपीड ऑल ऑफ अ न्यू सेल्स, जैसे स्पर्म्स हैं या एम्ब्रियोज हैं उनमें चेंजेस आप करते हो। तो ये अंतर समझना, अगर आपने एम्ब्रियो से ही, जैसे जब एकदम इंसान का शरीर बनता है तो जो है माँ के पेट के अंदर है, और उसमें आप खुद देखो कि बहुत ही स्टार्टिंग तो एक सेल से होती है ना, वही मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बनता है। अब उस स्टेज में आप बदलाव कर रहे हो तो उसको जर्मलाइन जीन एडिटिंग बोलते हैं। या स्पर्म एग सेल, उसमें बदलाव कर रहे हैं कि जब मतलब दोनों स्पर्म्स और एग मिल रहे हैं तो वो स्पर्म्स में चेंजेस कर दिए, मिल रहे हैं, फर्टिलाइज होकर जाइकोट एम्ब्रियो बन रहा है तो उस पर चेंजेस कर दिए। तो ये बहुत ही परमानेंट होता है और इसको अलाउड नहीं है, मतलब क्योंकि इसको करके कि इंसान को कैसा भी बनाया जा सकता है, मतलब उस लेवल पे, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसी जीन है कि हम ऐसे ऐसे इंसान बना सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो वैसा। तो सोमैटिक जीन एडिटिंग तो इट्स अलाउड, बट जर्मलाइन जीन एडिटिंग पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपका है। तो ये है ह्यूमन, क्योंकि देखो ह्यूमन जर्मलाइन जो एडिटिंग है वो न्यू है, हेरिटेबिलिटी ऑफ जर्मलाइन चेंजेस प्रेजेंट न्यू, क्योंकि कई लीगल और सोशल कंसिडरेशंस जो हैं वो आपका है। ऑल्दो ये कहा गया कि कई डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए वो करना भी ज़रूरी है, जर्मलाइन एडिटिंग है तो वहीं पे चेंजेस करके ही कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत हद तक हो सकता है। तो जीनोम एडिटिंग जो है बेसिकली अभी तो सोमैटिक के लिए ही है, और जर्म लाइन एडिटिंग में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ के है तो दे हैव ऑल्सो रेस्ड कंसर्न है, लेकिन क्योंकि देखो अभी 2-3 मिलियन का अगर पैसा है तो जिनके पास पैसे हैं वही कर लेगा, तो एक बड़ा बिजनेस है। अभी कॉमन आदमी के लिए तो फिर कैसे करेगा? अरे तो आज तो हॉस्पिटल्स में जाओ ना, आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, तो अगर एक हफ्ता भी किसी बीमारी की वजह से किसी को हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए 2-4 लाख का बिल आ ही जाता है। तो ये बहुत एक मतलब अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है और इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो पुअर है वो इलाज भी अपना इतना, मतलब अगर
गवर्नमेंट के इंश्योरेंस स्कीम्स है तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत मुश्किल है, अगर कोई नहीं अवेयर हो तो उसकी ज़मीन घर सब बिक जाएगा एक इंसान की इलाज कराने के लिए। तो ये थोड़ा सा देखना है अफोर्डेबिलिटी की चीज़ को हम कैसे देखते हैं, तो फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा एम्ब्रियो है, तो इसमें ये सेल्स हैं, यहाँ पे आपकी जीन्स प्रेजेंट है, इनको रिमूव, तो जर्म लाइन एडिटिंग के अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लो स्पर्म्स हैं, ओवम है, अर्लियो एम्ब्रियो है, इसमें आप चेंजेस कर रहे हो। और जो सोमेटिक जीन एडिटिंग में आप क्या करते हो, मसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर है, जर्म लाइन जीन एडिटिंग जीन एडिटिंग कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर वो जर्म लाइन में है, मान लो स्पर्म, ओवम, अर्ली एम्ब्रियो, तो उसे हम जर्म लाइन जीन एडिटिंग बोलेंगे। अगर वो मसल सेल्स, ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स में प्रेजेंट है तो उसे हम सोमेटिक जीन एडिटिंग बोलेंगे। तो दोनों में जो अंतर है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर लूँगा, आप लोग अपना देख लेना। कैसानोर फॉरेस्ट डिजीज़, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे देखो कैसानोर जो फॉरेस्ट डिजीज़ है, ये कैसानोर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस की वजह से होता है। ये वायरस बेसिकली जिस फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ फ्लेविरिडाई, और KFDV ये 1957 में आइडेंटिफाई किया गया था। सिक मंकी से इसको आइसोलेट किया गया था। और यहाँ पे कुछ टिक्स होते हैं, कीड़े टाइप होते हैं ये, जैसे हेमाफाइसैलिस स्पिनजेरा, ये है दैट इज़ अ रिजर्वर जिसमें ये KFD वायरस आपके प्रेजेंट है। एक बार इन्फेक्ट हुआ तो ये पूरे लाइफ लॉन्ग रहता है। रॉडेंट्स हैं, मंकीज़ हैं, ये कॉमन होस्ट है जहाँ पे ये वायरस आपका प्रेजेंट रहता है। तो ट्रांसमिशन अगर बात किया जाए तो ये जैसे टिक बाइट या कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो कीड़े टाइप होते हैं है ना, तो उनके काटने से या इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आने से है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं बता है इसका। और लार्ज एनिमल्स जैसे गोट, काउ, शिप है, वो भी इन्फेक्ट आपके हो सकते हैं। एंड ये कई जो जीव हैं वो एक तरीके से जो भी कीड़े टाइप होते हैं वो उनका ब्लड भी जैसे मान लो वो जानवर है उससे शरीर में प्रेजेंट है तो उसका ब्लड सक करते हैं। और फिर क्या है कि दीज एनिमल प्रोवाइड द ब्लड मील फॉर टिक्स एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर इन्फेक्टेड एनिमल्स विद विरेमिया टू इन्फेक्ट अदर टिक्स। तो है ना कि इस एनिमल से, क्योंकि जैसे वो जो छोटे छोटे कीड़े टाइप हैं उनके शरीर में रह के खून उनका चूसते हैं, या जो है ना आप देखे होंगे कैसे कई पैरासाइट के रूप में होता है। तो इफ़ दैट एनिमल इज़ इन्फेक्टेड तो फिर वो टिक्स को इन्फेक्ट आपका फर्दर कर सकता है। तो ये ट्रांसमिशन है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंसान और बंदर का कांटेक्ट होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फिर दूसरे जीव है और ये आपके टिक्स हैं, दे कैन ऑल्सो दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ दिस वायरस। और जैसे इंसान ऐसे किसी भी इसमें कांटेक्ट में आता है जानवर के, टिक के, या ये जो हैं ये जानवर को इन्फेक्ट करेंगे, ये जानवर इनको इन्फेक्ट करेगा, इंसान कांटेक्ट में आता है तो उनको भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, बट इंसान से इंसान को नहीं हो सकता है। तो ये कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन और सपोर्टिव थेरेपी इसके लिए इंपॉर्टेंट आपका है। वैक्सीन डज एग्जिस्ट इसके लिए है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये केस ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे इसका प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू राइस प्राइस। राइस के कंटेक्स्ट में है तो ये टॉपिक एग्रीकल्चर के अंदर यू कैन इंक्लूड इट अंडर एग्रीकल्चर पार्ट, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जितने भी ट्रेडर, होलसेलर और रिटेलर्स हैं, मिलर्स हैं, उन्हें उनके पास कितना राइस का स्टॉक है उसको डिक्लेयर करने की जो है बात की है। और क्योंकि देखो अभी क्या है कि मान लो राइस है, राइस के प्रोडक्शन में रिडक्शन अगर होता है या कुछ भी होता है तो उससे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने के चांसेस होते हैं कि कोई स्टॉक करके रख ले, चुनाव भी है तो सारा जितना भी है स्टोर कर ले, तो उस स्थिति में भी फिर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें सरकार रेगुलेट करती रहती है। अब देखो गवर्नमेंट ने ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर सबसे कहा है कि जितने भी राइस है, नॉन बासमती, वाइट राइस और जो भी है उसके बारे में जानकारी देना है। इट ऑल्सो, क्योंकि भारत राइस करके एक कंज्यूमर के लिए 29 रुपीज़ पर केजी का ये भी इसको भी लॉन्च किया गया है। सितंबर 2022 की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ द ब्रोकन राइस वाज बैंड। ये एक्सपोर्ट जो है ब्रोकन राइस का, जो टूटे चावल होते हैं उसको बैन किया गया था। 20% ड्यूटी इस पर इम्पोज की गई थी पार बॉइल्ड राइस के अंदर। नॉन बासमती जो वाइट राइस एक्सपोर्ट है वॉज ऑल्सो पुट अंडर प्रोहिबिटेड कैटेगरी। गवर्नमेंट ने 6 लाख टन जो पैडी है करंट खरीफ मार्केटिंग सीजन में, उसको स्टार्टिंग अक्टूबर 1, 2023 तो वो है। सेंट्रल पूल हैज़ 525 लाख टन ऑफ राइस। तो जितना रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा राइस है तो सरकार भी, क्योंकि देखो सारा चावल तो ख़राब ही हो जाएगा, इट्स बेटर फिर उसको छोटे पैके में करके और फिर लोग खरीद सकते हैं कम दाम में। तो ये भी एक रहता है, तो सरकार का भी थोड़ा सा उसमें, क्योंकि इतना रिस्टोर करना, रखे रखे ख़राब हो जाना, तो लोग है कि हर साल अगर हम इसको इधर निकालेंगे, अगर ज़रूरत है एक स्टॉक रखते हैं, बाकी जो है ख़राब ना हो तो इसको
हम बेच सकते हैं, ऐसा है तो सरकार भी पैसा कमा सकती है इसमें। और प्लस जो भी डिपार्टमेंट है उसका पैसा भी आएगा, तो एमएसपी और ये सब भी इजीली ऑफर किया जा सकता है और ज़्यादा क्रॉप्स के लिए, मतलब ये सोच हो सकती है। फिर क्या है, प्राइस इंक्रीजिंग। ट्रेडर और मिलर्स जो है इसके लिए कई रीजंस भी बता रहे हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो राइस के लिए है ये इंक्रीज लास्ट 5 ईयर में हुआ है। फिर उसका ट्रांसपोर्ट स्टोरेज ये कॉस्ट भी आपका इंक्रीज है। जो राइस कंज्यूमिंग स्टेट है अगर उनकी बात करें तो जो वैरायटी कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ हैव सीन अ ड्रॉप इन प्रोडक्शन दिस ईयर, क्योंकि कई वैरायटीज़ हैं, कंजम्पशन सभी का है, लेकिन जो प्रोडक्शन उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। तो एक्सपोर्ट जो है नॉन बासमती राइस का उसके जो उस पर तो सरकार ने कई मेजर्स लिए हैं, लेकिन जो लाइक है ना, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट जो नॉन बासमती राइस का है उसमें जंप या इंक्रीज देखने को मिला है। सो जो आपके मिलर्स हैं जो चावल को मतलब एक तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे जो मिलर्स हैं नॉर्थ स्टेट्स के, उनमें देर इज़ अ डिमांड फॉर राइस फॉर कंजम्पशन, इथेनॉल प्रोडक्शन एंड कैटल फीड। तो ये जो है राइस का सिर्फ फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में नहीं, कैटल फीड जानवरों के खाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए भी इसका काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ा है। गवर्नमेंट जो है दे हैव टू प्रायोरिटाइज द सेल फॉर कंजम्पशन एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि जो भी स्टॉक लेवल है, जैसे अब कुछ अमाउंट तो सरकार को रखना पड़ता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पे, बट कुछ अमाउंट जो बहुत ज़्यादा है तो उसको भारत तब के ब्रांड से 29 रुपये kg ऐसा सेल करने का ये लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद सेनेगल इन पॉलिटिकल टर्मोइल, प्रेशर ऑन फ्रैक्चर्ड वेस्ट एशिया। वेस्ट अफ्रीका, देखो वेस्ट अफ्रीका जो देश है वहाँ पे बहुत सारे टेंशन्स लगातार ये रीजन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ये रीजन्स है तो वेस्ट अफ्रीकन देश हैं, जैसे लिबेरिया, सियरा लियोने, गिनिया, ये सब मैप में आप देख लेना। तो साउथ टोमे, प्रिंसिपी, टोगो, ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज स्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवॉस। तो ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, दे हैव स्टैब्लिश्ड द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, दे हैव साइंड इकोवॉस ट्रीटी 28 ऑफ मई 1975 लागोस नाइजीरिया के अंदर है। और जो ट्रीटी ऑफ लागोस है ये साइन किया गया है इन कंट्रीज़ के बीच में। तो ट्रीटी ऑफ लागोस किससे रिलेटेड है? विद द फॉर्मेशन ऑफ इकोवॉस। इकोवॉस क्या, दैट इज़ जो भी ये वेस्ट अफ्रीकन देश हैं उनके बीच में ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, उनके बीच का एक एग्रीमेंट है। और इसमें ये सारे देश हैं, आप ये रीड कर लेना। तो ये सारे देश इसके अंदर, जैसे बेनिन, बर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, कैम्बिया, घाना, गिनिया बिसाऊ, लिबेरिया, माली, मॉरिटेनिया, नाइजीरिया, सियरा लियोने, सेनेगल, टोगो, ये सारे देश इसके अंदर है। सेनेगल प्रेसिडेंट जो है वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, ज्वाइन द यूनियन 1977 में उन्होंने ज्वाइन किया। ओनली अरेबिक मेंबर जो है दैट इज़ मॉरिटेनिया, विड्रॉ में 2000 में उसने विड्रॉ किया। मॉरिटेनिया ने फिर रिसेंटली साइन किया है। फिर इकोवॉस रीजन है 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। मेंबर स्टेट्स इसके ये हैं, और ये अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसको माना जाता है एंड एक ट्रेडिंग ब्लॉक इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक आर्थिक कोऑपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट है ना। तो लगभग इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। एंड जस्ट नॉट लिमिटेड टू इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री, सोशल और कल्चरल मैटर्स पे भी ये साथ में है। मतलब ट्रेड के अलावा भी सामाजिक और कल्चरल मैटर्स इन कंट्रीज़ के बीच में कैसे इंप्रूव इंक्रीज़ किया जाए उस पर भी फोकस है। इसके बाद 2007 के अंदर इकोवॉस सेक्रेटेरिएट ट्रांसफॉर्म किया गया कमीशन में। कमीशन इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, और उसमें एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, 13 कमिश्नर्स भी होते हैं, ये सारी है। उसके बाद कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना जिनसे इन देशों के बीच में जो इंटीग्रेशन है ये साथ में काम कर सके, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स भी इम्प्लीमेंट आपके किए जा रहे हैं। लगभग 300 मिलियन सिटीजन्स इस कम्युनिटी के, मतलब जो कि इकोवॉस के द्वारा रिप्रेजेंट आपके होते हैं। एंड इकोवॉस ऑफ द पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल बाय 2050 ये रीच करना है। मतलब एम है कि सब पीस और प्रॉस्पेरिटी को कैसे प्रमोट किया जाए। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ अबूजा नाइजीरिया के अंदर है। ये निबंध का टॉपिक है जो हर सैटरडे को मैं आपको देता हूँ। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। ये आपको द 1000 वर्ड्स में लिखना। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करें। आज और कल में सारे रिप्लाइज आपको जो पुराने मैसेज हैं उनके भी मिल जाएंगे। डिटेल्ड जो कोर्स है करंट अफेयर्स की, आज हमारी पहली क्लास है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन करें। सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ही करना है। तो ये 30% आपका ऑफ है इसमें, सौरभ पांडे UPSC.com और सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा। क्लास आपको web.sauravpandeyupsc.com
में या इस ऐप में आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स इस कोर्स के अंदर कवर किए जाएंगे। एंड अगेन आई एम स्टेटिंग कि जो इस साल की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना है। आज हमारी पहली क्लास है। तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी देखो CSAT का कोर्स जैन सर ले रहे हैं, उसके बाद करंट अफेयर का कोर्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम क्लोज्ड हो चुका है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है आपका जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस हैं वो आपकी ऑलरेडी चल रही हैं। उसके अलावा डेली आंसर राइट अभी इसको ज्वाइन नहीं करना है। फिर करंट अफेयर्स में जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है इसका 17वां टेस्ट शेड्यूल्ड है इस कल संडे को। ARC रिपोर्ट भी है। इस ये PDF आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे पुराने PDF और कंपाइलेशन आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।